नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ को। ये आपका मॉडल पेपर 2 रहेगा और इसमें भी हम 25 क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ ए बी सी डी ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स देयर एवरेज इज। बोल रहा है कि ए बी सी डी ई ये आपके 5 क्रमागत विषम संख्या हैं, तो इनका एवरेज बताइए। अब विषम संख्याओं की बात करें चाहे सम संख्याओं की बात करें, अब एक चीज़ देखना, चाहे मैं इवन नंबर्स की बात करूं जिन्हें सम संख्या बोला जाता है, तो वो भी किस पैटर्न में चलती है, तो चलती है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से चलती हैं। मतलब जो प्रत्येक संख्या के बीच का गैप होता है वो आपका 2 का होता है। अगर आप 2 से 4 में जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 होगा, 4 से 6 में जाएंगे तो 2। तो प्रत्येक संख्या आपका 2-2 करके आगे बढ़ती है। वही चीज़ आपकी विषम संख्याओं के साथ भी होती है जिन्हें ऑड नंबर्स बोला जाता है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपका 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से आपकी संख्याएं आगे बढ़ती हैं। और यहाँ पर भी जो आपका गैप होता है वो कितने का होता है, आपका 2-2 का गैप आपका आगे बढ़ता चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर क्रमागत संख्याएं सम है या विषम है तो जो आपका अंतर बनेगा दो क्रमागत संख्याओं के बीच का वो 2 बनता है। इससे फर्क नहीं पड़ता वो सम है या विषम है। अगर 5 क्रमागत विषम संख्याएं ए बी सी डी ई और एफ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए की जगह तो मैं ए लिख सकता हूँ, पर बी की जगह वो ए से 2 ज़्यादा होगी। सी जो होगी, सी की जगह मैं लिख सकता हूँ कि ए के, अगर मैं ए के टर्म में लिखूँ तो आप देखेंगे अगर जैसे 2 है और तीसरी संख्या 6 है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 2 2 4, मतलब 4 का हो जाएगा, फिर 6 का हो जाएगा, फिर 8 का हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो बी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, a+2, सी की जगह a+4 और डी की जगह a+6, ई की जगह शायद से ई तक ही आपका, एफ नहीं लिखना था मुझे, और ई की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, a+8। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे औसत देखना है तो औसत क्या होता है कि क्रमागत संख्याओं में हमेशा जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होता है, आपका औसत होता है। तो अगर देखेंगे तो ये आपकी संख्या बीच में और ये क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़कर डिवाइड कर सकते हैं कितने से, टोटल मिला के 5 संख्या है, आपका आंसर भी कितना आएगा, a+4 आएगा। पर ये करने की जरूरत नहीं होती किस केस में, जब क्रमागत होता है या कंजर्वेटिव का केस बनता है। तो आपने ये देख लेना कि जो बीच में आपका पड़ जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा, अब ये तो था कि आपकी कैसी थी, विषम पद आए, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो पता है 5 संख्याओं में जो होगी वो जो एवरेज होगा वो बीच वाली संख्या होगी। पर अगर ये 6 हो जाती तब क्या हो जाता, अगर ए बी सी डी ई और एफ होता तब क्या होता है कि 3 इधर और 3 इधर, तो क्या करते जो बीच की 2 होती उन दोनों का मैं एवरेज निकालता। उन दोनों को मैं क्या निकालता है, एवरेज, मतलब c+d/2 करता और आपका क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। इस तरीके से फाइंड कर सकते थे। अगर मैं इस टर्म में लिखूं, जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं जैसे पहली संख्या a, दूसरी संख्या a+2, फिर a+4, फिर आपकी a+6 और फिर है आपके a+8, कितनी हो गई ये 3 और 2 5, और एक और लिख देता हूँ a+10। अब यहाँ पर अगर बीच में संख्याएं देखी जाएंगी तो 2 इधर 2 इधर, तो ये 2 बनेंगी आपकी, ठीक है ना। तो इन दोनों को एवरेज निकालना। अब आप जानते हैं कि a+4 और a+6 के बीच में कौन सी संख्या आती है, वो आती है a+5, तो ये एवरेज हो जाता फिर अगर सम पद बनते। पर यहाँ पे क्योंकि 5 ही संख्याएं थी तो जो आपका क्या बनेगा, औसत बनेगा, वो क्या बनेगा, a+4 बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 14% आउट ऑफ द 15% इज 75, द वेट ऑफ द 15% इज 28 किलोग्राम मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द 15%, द वेट ऑफ द 15% इज। बोल रहा है कि 15 में से 14 जो आपके कौन है, व्यक्ति हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो कितना, 75 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देख लीजिए 14 लोगों का आपका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 75 kg है। ये आपका एवरेज वेट है, उसने बोल दिया ये क्या आपका एवरेज है, मतलब औसत है। तो अगर मैं क्या निकालूँ, सम निकालूँ। सम मतलब होता है कि अगर मैं योग निकालूँ, तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एवरेज इक्वल टू कितना होता है आपका, सम अपॉन नंबर होता है। और अगर मुझे सम निकालना है तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका कितना, एवरेज इनटू नंबर। हिंदी में लिखूँ तो आपका योग बराबर हो जाता है औसत गुणा टोटल संख्या, जितनी भी संख्याएं दे रखी औसत गुणा संख्या, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर मैं योग देखूंगा तो कुछ नहीं करना, मुझे 75 से इंटू करनी पड़ेगी, किसकी 75 की इंटू करनी पड़ेगी 14 से। तो ये टोटल मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कितना हो जाएगा, 14×5 = 70 और 14×2 = 28, 70 और 98 हो जाएगा। 98 और 7 कितना हो जाता है, 105। सही लिख रहा हूँ ना, ठीक है। 14×5 = 70, 7, 64 98, 98 7 105। तो टोटल जो वेट हो जाएगा इन 14 लोगों का हो जाएगा आपका 1050 kg। ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि द वेट ऑफ द 15% इज 28 kg मोर देन दैट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द 15%। बोल रहा है 15 का जो आपका क्या है औसत वजन है, जितना भी औसत वजन है, आपको जो 15% है उसका वजन 28 ज़्यादा है 15 के एवरेज वेट से। तो चलिए देखो 15 का मैं एवरेज वेट मान लेता हूँ x kg। ये क्या मान लिया मैंने, x kg क्या मान लिया, आपका एवरेज वेट मान लिया। ये मैंने क्या मान लिया, लेट कर दिया, लेट मतलब मान लिया x से। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका कितना, इंटू कर दूंगा तो 15 इंटू एक्स, ये आपका टोटल वेट आ गया 15 लोगों का। आगे बात समझ में, तो 15 लोगों का टोटल वेट ये आ गया। ऊपर से बोल रहा है कि 15वां जो आपका है, 15वां जो व्यक्ति आपका, उसका वेट जो है वो 15 के एवरेज वेट से कितना है, 28 ज़्यादा है। मतलब ये बोल रहा है जो 15वां जो आपका आदमी है ना, उसका जो आपका क्या है वेट है वो कितना है, 15 के एवरेज वेट। अब 15 का जो आपका एवरेज वेट था वो कितना था, आपका x था, और x था तो इसका कितना हो जाएगा x, और उससे 28 ज़्यादा है तो इसका जो आपका वेट हो जाएगा वो x + 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 14 व्यक्तियों का जो टोटल वेट है वो 1050 है, 15 का कितना है x + 28 है, तो टोटल मिला के 15 व्यक्तियों को कितना हो जाएगा, 15 का अगर मैं टोटल यहाँ से देखूंगा तो हो जाएगा 1050 प्लस वो 15वें व्यक्ति का जोड़ दूंगा x + 28 आ जाएगा। ये आ गया क्या बोलते हैं 15 का टोटल आ गया। और दूसरी तरफ से आपका 15 का टोटल वेट क्या आ रहा है, 15 का टोटल वेट आ रहा है 15x, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा 15x के। ठीक है, x उधर जाएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा 14x, और 1050 से 28 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1078, और अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1078 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 14, तो 14 सत्ते 98 कितना बचेगा आपका 9, 64 98, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 77। मतलब जो आपका एवरेज वेट था 15 लोगों का वो कितना आ गया 77 kg आ गया है। तो बोल रहा है 15वें व्यक्ति का भार निकालिए, तो 15वें व्यक्ति का जो भार था वो कितना था, x से 28 ज़्यादा था, तो ये जाएगा 77 + 28 और 8 7 15, 7 और 2 9 और 1 10, तो वो जो व्यक्ति था उसका वेट कितना था 105 kg था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू अमाउंट टू 5 times itself at the 16% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इट विल बी। तो बोल रहा है कि आपका जो मूलधन है, मूलधन वो कितना हो जाता है कुछ वर्षों में कितना हो जाता है 5 गुना हो जाता है, और अगर 16% क्या आपका इंटरेस्ट है, ब्याज है सालाना, तो बताइए कितने साल में वो कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। तो मान लेता हूँ मैं 100 रुपये थे आपके पास, कितने थे 100 रुपये थे, और ये 500 जाते हैं, वो बोल रहा 5 गुना हो जाता है। ठीक है, 5 गुना ये हो गया 500 रुपये हो गए, तो मतलब मुझे ब्याज जो मिला, जो आपका इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला, वो मिल गया मुझे कितने, तो 5 गुना हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा 400 रुपये हो गया। कितना रुपये का 400 रुपये। अब ये 400 रुपये जो है ये 16% सिंपल इंटरेस्ट में अगर बांट दूंगा तो मेरा साल आ जाएगा। तो 400% को 16% के हिसाब से बांटूंगा तो 400/100, 400/16, और 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, 8 8 80 और 16 पंजे 80, तो कितना हो जाएगा 25 साल लगेंगे। अगर 16% सालाना है और 400% टोटल करना है तो 25 साल लग जाएंगे इंटरेस्ट लेते लेते, और वो कितना हो जाएगा आपका 500, मतलब 5 गुना आपका अमाउंट हो जाएगा। दूसरा तरीका भी था, दूसरा तरीका ये था कि आप नॉर्मल क्या कर सकते थे कि जो आपका क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है आपका PRT/100 होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100, मतलब ये होता है मूलधन बराबर सॉरी जो आपका क्या होता है ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। तो इसमें भी रख सकते थे, देख लीजिए मूलधन कितना आ जाएगा वही मान लेना है आपने, कितना पीछे देखो तो वो कितना आया था 400, पी कितना था आपका 100 था, आर कितना था 16, टी मुझे निकालना था, और यहाँ नीचे 100 रखना था, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता, टी ने कितना निकालना तो 400/, कितना हो जाता 16 आ जाता, और वही आपका आंसर आना था फिर से कितना 25 साल 25 ईयर्स। ठीक है ना, ये आपका आंसर बन जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the total earning after the 2 years from the rupees 8,750 on the variable compound interest if the rate of the interest for the first year is 4% and the second year is the 8%? तो आप कैसे कर सकते हैं इसे सक्सेसिव या इफेक्टिव परसेंटेज से भी कर सकते थे। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये होता है आपका A + B + AB/100। तो अगर मैं इसमें रख दूँ तो A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे देख लीजिए, A की वैल्यू कितनी, पहले साल कितना 4% है और दूसरे साल कितना आपका 8%, तो इन दोनों का निकाल देंगे तो इस फॉर्मूले रखेंगे तो 4 + 8 और 4 8 32/100 ये हो जाना है, और 8 4 12
और 0.32% क्या आ जाएगा आपका टोटल ब्याज आ जाएगा। ये आ गया आपका टोटल ब्याज 2 साल का। अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल अर्निंग आफ्टर द 2 years फ्रॉम द ₹8,750। तो बोल रहा है कि आपको ये 12.32% निकालना है। तो ठीक है, देखो 100% की वैल्यू दे रखी कितनी आपको 18,750, ये आपका मूलधन है। और बोल रहा है आप इंटरेस्ट निकालो 12.32% निकालो। तो निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 18,750 बटे में कितना आ जाएगा 100 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका 12.32% आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर देता हूँ, अगर देखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, दशमलव से नीचे 2 0 आ जाएंगे, पर एक काम कर देता हूँ दशमलव हटा के नीचे 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं काटता हूँ इसे कितने से आपका 5 से काटता हूँ, तो 5 दूनी 10 और 5 से काटता हूँ यहाँ पे, तो 5 3 15 और 3 37, 5 6 30, 5 7 35 और 2 25, 5 5 25, 375 आ गया। और यहाँ पर देखता हूँ 2 से ये वाला काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 6 दूनी 12 ना, ठीक है ना, 2 6 के 12, 2 एकम 2 और 2 6 के 12। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे काट दो 25 से कटेगा क्या 25 एकम 25, हाँ 25 से कट रहा है, 25 चौको 100 और 375 भी कटेगा। तो 25 एकम 25 12 125 और 25 5 125 15 आ जाएगा। 4 से ऊपर काट देता हूँ, तो 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4 2 21 4 5 20 और 4 चौको 16। तो आपका ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 गुणा 154 और इंटू करूँगा तो 15 चौको 60, 15 5 75, 75 6 81, 8 15 कम 15 और 8 23। तो ये कितना आ जाएगा आपका ब्याज 2310 रुपये। ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते थे। और दूसरा तरीका ये था कि अगर जैसे ये भी कर सकता था मैं कि अगर मैं 4% निकालता 4% को लिखा जाता है आपका ना 4/100 और 4/100 को लिखा जाता है, तो 4 25 को 100, तो 1/25 ये भी लिखा जाता है। तो रकम 25 पे 1 का ब्याज है, तो 25 से 26 हो जाएगी। और 8% पे देखूंगा तो ये होता है आपका 2/25। सिंपल सी बात है, अगर 1/25 है तो 2/25 होगा, तो रकम 25 से कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। ये भी कर सकता था। तो पहले साल कितनी हो रही 26 से नहीं सॉरी पहले साल कितनी हो रही है आपकी 25 से 26 और दूसरे साल आपकी कितनी हो रही है 25 से 27 हो जा रही है। तो इंटू कर देना था 25 कितना होता है 625 होता है और 26 के 27 के साथ इंटू करेंगे तो 26 का होता है 676 और 676 के साथ 26 जोड़ूंगा तो पहले 25 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 702 जोड़ दूंगा तो 702 हो जाएगा। अब उसने देखो 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 18,750 दे रखी है, मतलब जो आपका मूलधन था ये मूलधन होता है, ये आपका मिश्र धन होता है और दोनों के बीच का गैप जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका इंटरेस्ट। तो 625 702 तो कितना हो जाएगा 75 और 277, तो ये 77 आ जाएगा। तो 625 की वैल्यू ये देख लीजिए 625 की वैल्यू कितनी है 18,750 है, मुझे निकालनी 77 की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना था 18,750 बटे में 625 जाएगा और गुणा में क्या ना 77 आना था, ये भी कर सकते थे। ठीक है ना, 25 से काट दो तो 25 25 आएंगे 625, 25 से काट दो 25 5 125 25 125 175 175 हो जाता है, ये 12 बजता है 125 होता 25 5 125 750 आ जाता। फिर 25 से काटता 25 3 75 30 हो जाता और इंटू करता तो 0 7 के 7 के सर 2 23। तो ये भी आंसर आपका वही आना था कितना 2310 रुपये। तो कई तरीके हो सकते थे बिना फॉर्मूला यूज़ किए हुए। अच्छा नेक्स्ट लिखो द मीडियन ऑफ द नंबर 31152 एंड मीडियन जो होता है तो देख लीजिए मैं तीनों बता देता हूँ। एक होता है आपका मीन को बोलते हैं आपका माध्य। तो इसे कैसे निकाला जाता है, माध्य को निकाला जाता है सिंपल जैसे आपका औसत निकाला जाता है। माध्य मतलब होता है औसत मतलब एवरेज। और अगर मैं इसको निकालूंगा ना तो मुझे क्या करना था, सिंपल सी बात है मुझे सबको जोड़ना था 3 + 1 + 1 + 5 + 2 + 7 मुझे ये सारे जोड़ने थे। और डिवाइड कितने नंबर थे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर थे। तो जोड़ के कितना आ रहा है 7 और 2 9 9 और 5 14 14 और 1 15 16 16 और 3 कितना 19 19/6 करता और 6 3 18 आता 1 10 6 कम 6 4 40 6 जगह 36 तो लगभग 3.16 आ जाता क्या मीन। दूसरी चीज़ होती है मीडियन, जैसे बोला जाता है माध्यिका। क्या बोला जाता है माध्यिका। माध्यिका में एक चीज़ आपने याद रखना है कि इसे आरोही क्रम में लिखना होता है, जैसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं सेट करूँगा तो पहले 1 है फिर 1 है फिर 2 फिर 3 आएगा फिर आपका 5 आएगा और फिर 7 आ जाएगा, ये आपने रख दिया। फिर जो भी संख्या आपके बीच में होती है वही माध्यिका होती है। तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है। तो 6 संख्या के बीच में ये दोनों आएंगे आपके 2 और 3 ये आ गए।
और 2 और 3 के बीच में संख्या क्या होती है, तो 2 + 3 और बाई 2 कर दो, इनका एवरेज निकाल दो, तो ये जाएगा 5/2 और ये जाएगा 2.5। मैं सीधे लिख सकते थे 2 और 3 के बीच में जो बिल्कुल बीच में आता है वो 2.5 आता है, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 2.5। एक तीसरी भी चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मोड, जैसे बोलते हैं बहुलक। इसमें क्या होता है कि आपने देखना है कि जो भी आपका ये पैटर्न चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बार जो आ रही है वो आ रही है 1, तो बहुलक में बहुलक हो जाता है 1 आंसर। एक आपने फार्मूला भी याद करना है, फार्मूला एक होता है मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है आपका फार्मूला। अगर मैं ये याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है, या हिंदी में लिखूँ तो ये होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन लिखा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम हैविंग द 19 मीटर लेंथ, 18 मीटर विड्थ एंड द 17 मीटर हाइट। तो ये बन जाएगा आपका घनाभ, इस तरीके से बन जाएगा। ये इस तरीके से बन जाएगा आपका घनाभ, ठीक है, ये बन गया। तो क्या करना है, इसके ऊपर अब देख लीजिए, इसकी लंबाई जो है, लंबाई कितनी है 19 मीटर है, और चौड़ाई कितनी 18 मीटर है, और ऊंचाई कितनी 17 मीटर है। अब यहाँ पर क्या रखना है, एक पोल रखना है जो सबसे लंबा, तो वो होता है आपका विकर्ण। तो मैं अगर इस कोने से रखूँ तो इस कोने से इस कोने पे आएगा वो, ठीक है ना, ऐसा रखना पड़ेगा छड़, जो सबसे लंबी छड़ होगी ऐसे रखी जाएगी, तो रखी जाएगी। तो मैंने बताया था ये होता है आपका डायगोनल, इसके लिए फॉर्मूला होता है √L² + B² + H², ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। तो रख लेते हैं, L दे रखा है भाई, तो L कितना दे रखा है 19, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 18 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर 17 का स्क्वायर कर देंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्क्वायर याद हो, कम से कम 30 तक याद करें। 19 का होता है 361, 18 का होता है 324, और 17 का होता है आपका कितना 290, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो देख लेते हैं। 9 और 4 13, 13 1 14, यहाँ से लगे 1, 8 1 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, ठीक है ना, हासिल लगे 1, 3 और 3 6 और 3 9, तो ये आ जाएगा 974। सही लिखा ना मैंने, 9 और 4 13 1 14, हासिल लगे 1, 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 1 17, हासिल लगे 1, 3 और 3 6 और 2 8 1 9, ठीक है, 974 हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ आपने दिमाग में रखना है कि 974 किसके स्क्वायर के आसपास, आराम से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ से 31 है ना, तो ये 31.20 है, तो मैं 31 का लिख सकता हूँ, 31 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है। मैं 24 का लिख सकता हूँ, 24 का अगर मैं लिखूँ तो 24 का होता है आपका 24 का होता है आपका 529 और 576, ये 576 होता है 24 का। 27 का अगर देखूंगा तो 27 का अगर स्क्वायर करूँ केवल 27 का, तो 27 का स्क्वायर होता है आपका कितना 676 729, ठीक है। और 29 इसका देखूंगा तो 29 का जो आपका होता है वो देखने को मिलता है आपको कितना, वो देखने को मिलता है आपका 729, फिर आपका कितना होता है 784, और फिर होता है 841, कितना होता है 841। अब देख लीजिए आपके 974 किसके बीच में पड़ रहा है, तो 974 841 से क्या आपका बड़ा है, और 1024 से क्या छोटा है। तो मतलब वो क्या करेगा आपका 31.20 तो आएगा नहीं, 24.50 आ नहीं सकता, 27.30 भी नहीं आ सकता, 841 से ऊपर है, मतलब वो 29 समथिंग में आएगा। 29 समथिंग कहाँ पे दिख रहा है आपको, चौथे वाले में दिख रहा है। तो आंसर इस तरीके से मार सकते हैं। नहीं तो आप भागविधि द्वारा क्या कर सकते हैं, आपका वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज सेम देन इट्स वॉल्यूम। तो बोल रहा है कि जो आपका अंकीय मान है किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और जो आयतन का किसके, गोले का, वो दोनों बराबर है। अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया अगर बात करूँ गोले की, तो वो होता है आपका 4πr², और ये हो जाएगा आपका यूनिट स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। और जो आपका वॉल्यूम होता है, जो आपका क्या होता है, आयतन होता है, आयतन होता है आपका कितना 4/3πr³, जो होता है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बोल रहा है ये दोनों बराबर है, तो 4πr² और 4/3πr³ की जो आपकी क्या अंकीय मान है वो क्या बराबर है। तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r³ का 3 उड़ जाएगा, और 3 इधर जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3πr³, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब कितना हो 27, यहाँ पे काट दो 9 3 27, और ये हो जाएगा 9 चौको 36 पाई, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा आपका 36 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ अ मोटरसाइकिल व्हील मेक्स द 5000 रेवोल्यूशन इन द मूविंग 13.2 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो देख लीजिए एक मोटरसाइकिल कितना चक्कर मारती है, साइकिल को बोला जाता है साइकिल, मतलब साइकिल जो होता है ना रेवोल्यूशन, या रेवोल्यूशन बोल सकते हो, चलो मैं साइकिल नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ यहाँ पर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को हिंदी में बोला जाता है चक्कर। कितने चक्कर मार रही है, तो चक्कर मारे जा रहे हैं कितने आपके 5000 चक्कर मारे जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है कि टोटल दूरी कितनी चल रही है, तो दूरी चली जा रही है, दूरी मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल की जा रही है वो की जा रही है कितनी 13.2 किलोमीटर। अब देख लीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा आंसर जो सेंटीमीटर, मैं इसको सेंटीमीटर में बदल दूंगा। देखो 13.2 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से इंटू होता है, और मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से और इंटू करनी होती है, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 132 और एक जीरो हट जाएगी और ये हो जाएंगे 4 जीरो और आएंगे। तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब होता क्या है कि जो चक्कर निकाले जाते हैं वो ये हमेशा याद रखना परिधि से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं, परिधि से। जैसे कोई भी गोला होगा ना, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या एक व्हील है, व्हील मतलब पहिया है, तो अगर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा, देखो व्हील अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँ, इस दिशा में बढ़ाऊँ, तो एक चक्कर कैसा होगा, यहाँ से चल के वो पूरा ऐसा गोल घूमेगा और फिर यहीं पे पहुँच जाएगा। मतलब एक परिधि पूरा होने पर एक परिधि एक चक्कर के बराबर होती है। ये याद रखना कि एक परिधि जो होती है वो कितने के बराबर होती है, एक चक्कर के बराबर होती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, किसका सर्कमफ्रेंस बोलते हैं आपका इंग्लिश में, किसका आपका गोल बोल सकते हैं चक्के का या फिर किसका वृत्त का, वो एक रेवोल्यूशन के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है 2 पाई आर, ठीक है ना। तो 2 पाई आर, अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है, डायमीटर पूछा हुआ है, तो डायमीटर कितना होता है 2r, याद रखना डायमीटर कितना होता है 2r, ठीक है। अब देखो 2 पाई आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर बराबर होता है, तो याद रखना एक फॉर्मूला याद रखना आपने कि परिधि बराबर होता है आपका, परिधि बराबर होता है दूरी बटे चक्कर, दूरी बटे चक्कर, ये याद कर लीजिए। मतलब परिधि क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और चक्कर क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। बस ये याद कर लीजिए, यहाँ पे रख देते हैं। तो परिधि कितनी है आपकी 2 पाई आर, परिधि कितनी है आपकी 2 पाई आर। दूरी कितनी चली जा रही सेंटीमीटर में, तो ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 13,20,000। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 13,20,000 आपका टोटल दूरी चली जा रही है। और नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे लिखा हुआ चक्कर कितने मारे जा रहे हैं, तो चक्कर लिखे हुए कितने 5000, तो ये हो जाएगा आपका 5000, ठीक है ना। अच्छा अब देख लेते हैं, अब मुझे क्या निकालना है 2r की वैल्यू। देख लीजिए उसने व्यास पूछा है, आपकी त्रिज्या नहीं पूछी। अब व्यास कितना होता है 2r होता है, तो एक काम करता हूँ 2r को यहीं पर रखता हूँ, पाई नीचे चला जाएगा 132। एक काम कर देता हूँ यहाँ पे जीरो भी हटा देता हूँ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा 132, ये जीरो और ये नीचे 5 और इसके साथ पाई आ जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी है 1320, 5 पाई की वैल्यू तो 22/7, तो 22 इधर 7 बटे के बटे में आएगा, ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। काट देते हैं 22 से, काट देते हैं 22 के 132 होता है, 60 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 60 को तो 12 पंजे 60 और 12 के 12 7 84। तो जो आंसर बनेगा कि आपका जो क्या था, जो पहिए का क्या था आपका बोल सकते हैं आपका व्यास था, वो कितना था 84 सेंटीमीटर था। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, स्मॉल लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग इट्स ब्रीथ एंड द लेंथ इन द रेशियो 1:2, द एरिया ऑफ द लॉन इज 1/8 हेक्टेयर, द ब्रीथ ऑफ द लॉन इज, तो बोल रहे हैं 1/8 हेक्टेयर। अब एक चीज़ याद रखिए कि 1 हेक्टेयर जो होता है ना आपका, 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल दिखाता है, हेक्टेयर किसको दिखाता है, क्षेत्रफल को दिखाता है। तो ये आपकी यूनिट स्क्वायर इकाई होती है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। पूछ किसका रहा है, 1/8 हेक्टेयर का पूछ रहा है, तो 1/8 हेक्टेयर कितना हो जाएगा 10,000/8 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और 8 से भाग दूंगा, तो 8 से भाग देता हूँ तो 8 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 45, तो ये आ जाएगा 1250। तो ये कितना हो गया आपका 1250 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं क्या होता है आपका एरिया होता है, और यहाँ पर ये किसका एरिया होगा, तो ये होगा आपका किसका, उस आयत का, आयत का क्या होगा एरिया होगा, रेक्टेंगल का, जिसका बोल रहा है कि जिसका आपका ब्रीथ एंड द लेंथ इन द रेशियो, जिसका ब्रीथ और लेंथ का रेशियो कितना देगा, ब्रीथ दे रखी 1 और ये दे रखी 2, तो 2x और x मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 2x और x मान लेता हूँ, क्योंकि जो आपका चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे रखा है, पहले चौड़ाई दे रखी है मतलब ब्रीथ, और जो लंबाई है उसका अनुपात दे रखा है कितना बच्चों 1:2,
तो मैंने बताया था इसको अगर x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जो एरिया होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x इंटू कितना हो जाएगा 2x, और ये बराबर हो जाएगा 1250। x के एक के साथ होगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1250। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1250 बटे में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है ना, और x की वैल्यू ये 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 आ गई। ये किस में आ गई आपकी मीटर में। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ब्रीथ पूछ रहा है, तो ब्रीथ कितनी x थी ना, चौड़ाई कितनी थी x थी, तो वो कितना आपका 25 ही है, तो आंसर कितना बन जाएगा 25 मीटर। अगर पूछता क्या लेंथ पूछता तो वो कितनी थी 2x थी, मतलब दुगनी थी, तब कितना था 50 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द HCF, देख लीजिए कहीं को कन्फ्यूजन हो जाता है। HCF मतलब होता है मासापा, HCF का मतलब क्या था मासापा, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे पहली संख्या दे रखी है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, और दूसरी संख्या दे रखी है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6। तो हमेशा मासापा में क्या होता है कि आपको केवल उभयनिष्ठ जो आपकी क्या होती है संख्या होती है उसे लेना होता है, मतलब कॉमन टर्म्स। अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 2, तो आपको कम वाला लेना है, तो मैं ले लूँगा 3 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 6, तो मैं इन दोनों में से कौन सा लूँगा जो कम है, 5 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। अच्छा मान लीजिए अगर एलसीएम पूछता, लासापा क्या पूछता, एलसीएम पूछता, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका होता है अगर इन्हीं संख्या का, तो एलसीएम में बड़े से बड़ा लेना होता है। तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 में बड़ा कौन है, 3 की पावर 4, और 5 की पावर 5 और 5 की पावर 6 में बड़ा कौन है, 5 की पावर 6। तो अगर एलसीएम पूछता, लासापा पूछता, तो आंसर होता 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6, तब आंसर पहला वाला बनता। तब आंसर कौन सा बनता, पहला वाला। अगर क्या पूछता, ये किसका आंसर होता, ये एलसीएम का आंसर होता अगर लासापा पूछा जाता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि P713 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर P। बोल रहा है कि P713 एक नंबर है आपकी, एक संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो बताइए P का सबसे छोटा आपका प्राकृतिक मान क्या होगा। तो P का एक देखो मतलब 11 का एक केस होता है। 11 का केस क्या होता है कि आपने जैसे ये संख्या लिखी P713, तो मैंने ये बता रखा था, आप एक वीडियो देखना मैंने डाली हुई है, वो रिलेटेड आपका डिविजिबिलिटी रूल से, आपका विभाजन के नियम से। तो उसमें मैंने बताया था 11 का विभाजन का नियम किस तरीके से देखा जाता है। तो 11 में क्या करते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन में कि आपने गोला मारना स्टार्ट करना है एक छोड़कर, ये गोला मार दिया, एक छोड़कर गोला मारना है। ठीक है, 2 ही पे पड़ सकता है गोला। अब जिन पे गोला उनको जोड़ दीजिए, 7 प्लस 3 एक साथ, और उनमें से माइनस करिए, जिन पे गोला नहीं उनको जोड़ दीजिए, माइनस ये आपने ये कर दिया। और ये विभाजित होना चाहिए 11 से, ये कैसे विभाजित होना चाहिए 11 से। तो अगर मैं देखूँ 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10, और माइनस यहाँ पे P+1 है, ठीक है, बटे 11। ठीक है ना। अच्छा इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। अगर माइनस के इंटू करूँ तो माइनस कितना हो जाएगा -P, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखूँगा तो 10 में से एक गया कितना 9, और 9 -P आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 11। अब 11 का केस क्या होता है कि 11 किन किन संख्याओं को विभाजित करता है, या तो ऊपर 0 आ जाए तो 11 से विभाजित हो 11 0 की 0, या ऊपर जो आपका क्या जाए जोड़ के घटा के कितना आ जाए 11 आ जाए, या फिर 11 के पाड़े में 22 आ जाए, 33 आ जाए, ये चलेगा आपका। अब यहाँ पर 9 में से संख्या घट रही है तो 11 तो हो नहीं सकती, 9 में संख्या घट रही है तो 9 में से घट के तो कितना होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, इस तरीके से होगा। जोड़ मतलब जुड़ेगा तो है नहीं। अगर यहाँ पे प्लस होता बीच में 9 + P होता तो 11 बन सकता था, तब 2 आ जाता P का आंसर। पर क्योंकि माइनस हो रहा है तो 9 में से कितना घटाऊं कि 0 आ जाए। देख लीजिए 9 में से P घटा के कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो P यहाँ माइनस में उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, P प्लस में आ जाएगा, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यही पूछ रहा था कि P का न्यूनतम मान क्या होगा, तो P का न्यूनतम मान होगा आपका 9। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन इट रिड्यूसेस बाय द 40%। बोल रहा है कि अगर किसी संख्या से 24 घटाया जाता है तो 40% की गिरावट होती है। तो आप देख रहे हो ना, जैसे संख्या से 24 घटा वैसे ही क्या हो गया, संख्या में 40% गिरावट हो गई, मतलब वही 40% किसके बराबर था, 24 के बराबर था। मुझे कितना निकालना है, संख्या निकालनी है। संख्या हमेशा कितनी 100% होती है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 24 सामने वाला नीचे आ जाता है 40, और इंटू में कौन आएगा जिसे निकालना 100%, ये आ जाएगा। अगर यहाँ से उड़ाए तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से उड़ाओ तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से 24 को काटूंगा तो ये 12, और 12 के इंटू 5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 60। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज द सेम एज द लॉस ऑफ द सेलिंग इट फॉर द 355 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देख लीजिए मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस कितना था, जैसे कॉस्ट प्राइस है तो इसको जब कितने में बेचा जा रहा है, 425 में बेचा जा रहा है।
किसी चीज़ को 425 रुपये में बेचा जा रहा है तो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए कितना प्रॉफिट हो रहा है x% का, जितना उसे बेचने में क्या होता है, जितना उसे 355 रुपये में बेचने पे क्या होता है, हानि होती है। तो x% की क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है, यहाँ पे x% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने करना, कुछ नहीं करना, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को आपने जोड़ देना है, 355 और प्लस 425 और डिवाइड करना है 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8, 4 और 3 7, तो ये कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा बटे 2, 2 3 6, 2 9 18, 390। तो क्लियर हो गया मेरा CP कितना आ गया, CP मेरा कितना आ जाएगा 390। अब देख लीजिए 390 से अगर मैं कहाँ जाता हूँ, 425 पे जाता हूँ तो गैप कितने का बनेगा, तो ये बन जाएगा 35 रुपये का, मतलब 35 रुपये का फ़ायदा है। और 390 से अगर 355 में जाता हूँ तब भी कितना है, 35 रुपये का नुकसान है। तो बिल्कुल सही है ना आंसर। देखो कि देखो 425 बेचने में उतने ही का क्या होता है, प्रॉफिट होता है जितने का आपका क्या होता है 355 बेचने में नुकसान होता है। तो कुछ मत करना, जब इस तरीके से बोलो ना उतने का ही प्रॉफिट उतने का लॉस, तो याद रखना कि जो सेलिंग प्राइस होते हैं उन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 390 रुपये, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ P bought an article for rupees 400 and sold it at a profit of the 10%. What would have been in the increase in the profit if the profit if it was sold in the first? बोल रहा है कि P ने एक आर्टिकल खरीदा, कितने खरीदा 400 रुपये का, तो CP कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये, ठीक है 400 रुपये, और इसमें 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देख लीजिए अगर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10% है, तो 10% को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ ना, मतलब 10 पे 1 का फ़ायदा है। 10 पे 1 का फ़ायदा मतलब कितने बिकेगी चीज़, 10 वाली चीज़ 11 में बिकेगी। पर उसने बताया है कि जो आपका जो मैंने खरीदी वो कितनी खरीदी है, 400 खरीदी मैंने, यहाँ पे 10 को लिखा है, तो 10 को 400 करेंगे तो कितने से इंटू करनी पड़ेगी, 40 से। तो उसी तरीके से जो बेचा हुआ रेट जो मेरा 11 था उसको भी 40 से इंटू करूँगा तो वो कितना आ जाएगा, 11 चौको 44, 440 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, मतलब विक्रय मूल्य आ गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 400 रुपये जो उसने दे रखा था, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि अगर वो 460 में सोल्ड करे, कितने में बेचे, ये तो पहला वाला SP1 है। ये अगर मैं बोलूँ सेलिंग प्राइस 2 जो लिखा हुआ है 460 है, तो अगर 460 रुपये में बेचे तो बोल रहा है कि लिखा हुआ है कि व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट, कि आपका जो आपका क्या प्रॉफिट है वो कितना % से बढ़ जाएगा। तो ठीक है 10% तो बढ़ गया था 440 में बेचने में, अब 460 करेंगे तो 440 से 460 पे जाऊंगा तो मुझे 20 रुपये का और फायदा होगा, 20 रुपये का और फायदा होगा। अब मुझे बताइए जब 40 रुपये बढ़ रहा था, जब आपका 40 से इंटू कर रहा था ना, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए ये तो 40 से इंटू दिखा है। आप मुझे ये बताइए जब 400 रुपये की चीज़ को मैं सीधे 440 में बेच रहा था तो मुझे कितने का रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। और इसी को बोल रहा था कितना % है, 10% बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। अब मुझे बताइए अगर मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो 20 रुपये का फ़ायदा तो कितना हो जाएगा, 5% नहीं हो जाएगा क्या। क्योंकि देखो अगर 40 रुपये की वैल्यू 10% है तो 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। तो 40 रुपये का आधा अगर 20 होता है तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो कितने % की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 5% की। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ए स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ द 1 लाख ऑन 1 year later we joined him with the capital of the rupees 2 lakh. At the end of 3 years from the start of the business the profit earned was rupees 84,000. The share of B in the profit exceeded by share A. तो बोल रहा है कि A स्टार्ट करता है बिजनेस को, तो A स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से, ठीक है। और B कर रहा है बिजनेस स्टार्ट आपका कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि एक बी जो ज्वाइन करता है वो 1 साल बाद करता है, कितने साल बाद करता है, 1 साल बाद करता है। और लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल बाद जो उनका बिजनेस में प्रॉफिट होता है टोटल वो 84,000 है, 3 साल बाद है। तो मतलब ए तो पूरे 3 साल पैसा लगा रहा है, पर बी 1 साल बाद आता है, मतलब वो केवल 2 साल के लिए पैसा लगा रहा है। समझ में आ गया होगा आपके। बस इनका आपने क्या निकाल देना है, आपने इसका रेशियो निकाल देना, वही प्रॉफिट का क्या होता है, रेशियो होता है। जितना पैसा लगाया जाता है वही क्या होता है, जितने आपकी कैपिटल होती है उतना आपका प्रॉफिट का क्या होता है, रेशियो होता है। तो देखूंगा तो जीरो तो सारी कट जाएंगी, सारी जीरो यहाँ से यहाँ उड़ जाएंगी। यहाँ देखेंगे तो अनुपात कितना जाएगा, 3:4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 ना, यहाँ पे 3 एकम 3 था, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिट मान लूँ ए का कितना है, 3x है प्रॉफिट, ठीक है, और बी का मैंने कितना मान लिया, 4x है। तो उसने बोला कि इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है आपका प्रॉफिट, टोटल कितना है, 84,000 है, ठीक है भाई। अब देखेंगे 3x और 4x जोड़ूंगा तो 7x आ जाएगा, 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84,000। और x की वैल्यू निकालूंगा तो 84,000
बटे 7 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12,000। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12,000। अब बोल रहा है कि जो बी का प्रॉफिट है वो ए से कितना ज़्यादा है, तो आप जान रहे हैं ना बी का प्रॉफिट कितना था 4x था और ए का प्रॉफिट कितना था 3x था, तो दोनों के बीच का अगर मैं गैप देखूंगा वो x ही होगा, ये प्रॉफिट होगा, x की वैल्यू कितनी 12,000, यही आंसर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 135 एंड देयर सम इज 10,800 फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3। अगर देख लीजिए 3 नंबर आपके 1 3 5 है, तो मैं संख्या मान लेता हूँ, इसको कितना मान लेता हूँ x, इसको कितना मान लेता हूँ 3x और इसको कितना मान लेता हूँ 5x। अब वो ये बोल रहा है कि तीनों का जो आपका जोड़ है वो कितना है 10,800 है, ठीक है। तो 5 3 8 1 9, 9x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10,800, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,800 बटे 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी है 1200 आ जाएगी। बोल रहा सबसे बड़ी संख्या निकालिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी 5x है ना, तो इसी की वैल्यू निकालनी, 5x की वैल्यू कितनी जाएगी 5, 12 x की वैल्यू कितनी 1200, तो 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 6,000, ये आपके रुपए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा शेयर जो है वो किसका है तीसरे वाले का है 5x। अगर वो 3x की वैल्यू बोलते तो 12 36, पहले वाले को बोलते तो 1200 ही आ जाती। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द रेशियो 3:2, व्हेन 5 बॉयज लेफ्ट द क्लास द रेशियो बिकम द 5:4। अब देख लीजिए मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वो कितना था आपका, वो था 3:2, कितना था 3:2। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 3x थे लड़के और लड़कियाँ कितनी थी 2x थी। आप क्या बोल रहा है कि अगर लड़के 5 कम हो जाए, तो मेरे पास लड़के कितने थे 3x थे, उनमें से अगर 5 चले जाएं और लड़कियां तो सेम रहती हैं, तो लड़कियां अगर 2x ही हैं तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है। ये बोल रहा है लड़कों में से अगर 5 चले जाएं और लड़कियां सेम रहें तो अनुपात कितना हो जाता है 5:4। तो ठीक है सॉल्व कर देते हैं, 4 के इंटू करेंगे तो 4 × 12x और 4 पंजे 20, ठीक है ना, 4 के इंटू ऊपर हो गया ना 4 पंजे 20, और ये 2x के इंटू 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10x हो जाएगा। ये 10x इधर आएगा माइनस में, तो 12 में से 10 के कितना 2x, वो -20 उधर जाएगा प्लस में तो 20 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। किसकी पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे 2x मानी थी ना, तो 2x तो x की वैल्यू 10 है, तो 10 से इंटू कर लो, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी 20। एक दूसरा तरीका भी था, दूसरा तरीका ये था कि देख लीजिए जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वो कितना था आपका 3:2 था, और ये अनुपात कितना हो जाता है आपका 5:4 हो जाता है। जब कितने लड़के जाते हैं आपके 5 लड़के छोड़ के जाते हैं, लड़कियां तो नहीं गई ना, लड़कियां अगर नहीं गई हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 4 हो, ये तो बदलना नहीं चाहिए, तो इनको मुझे बराबर करना है क्योंकि लड़कियां नहीं जा रही, तो लड़कियों को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि वो चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। तो मैं ऊपर में क्या करता हूँ इन दोनों में आपके 2 के इंटू कर देता हूँ ताकि ये 4 हो सके, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 4, तो मतलब 3:2 को 6:4 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाता है आपका कितना 5:4। अब ठीक है, अब देखो लड़कियों की संख्या बिल्कुल बराबर है, पर लड़कों की संख्या में यहाँ पे 1 की कमी आ रही, कितनी कमी आ रही 1 की, पर उसने बताया वो 1 नहीं है, कितनी कमी आ रही 5 की कमी आ रही है। तो ठीक है 1 की वैल्यू कितनी 5, कितना हो रहा है 5 गुना हो जा रहा है, कितना गुना हो जा रहा है 5 गुना। तो उसी तरीके से बोल रहा है कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां भी 4 ना होकर कितनी होंगी 5 गुना होंगी, तो 5 को 20, ये आंसर निकल जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है A/B लिखा हुआ है कितना आपका 1:5 और B/C लिखा हुआ है आपने इसी तरीके से लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ। ये लिखा हुआ आपका कितना, तो B के नीचे B लिखूंगा 7:8। तो बोल रहा है ABC निकालो, क्या निकालो A/B/C निकालो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो जो आपकी कॉमन टर्म होती है जैसे यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, तो इन दोनों को बराबर करना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो एक काम करना पड़ेगा 7 की इंटू मुझे क्या करनी पड़ेगी ऊपर करनी पड़ेगी ऐसे, और नीचे 5 की करनी पड़ेगी ताकि बराबर हो जाए वो। तो कर लेते हैं, देख लीजिए। तो ए भी अगर देखूंगा तो ए भी कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 7 35, ठीक है। और बी और सी कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 5 7 35 और 8 5 40। अब ठीक है, तो अब देख लीजिए 7 35 और 40, ये क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा 7 है तो बी 35 है और बी 35 है तो सी कितना आपका 40। तो जो कॉमन टर्म होती है उसको क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, तो 7 35 और 40 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सॉल्व करना आपने, तो लिखा हुआ है 18 मतलब 18 भाग दिया गया 9 और 3 + 4 डिवाइड बाई 2 और गुणा में 5 है और प्लस 10 डिवाइड बाई 4 और 2 × 9 और डिवाइड बाई 3। तो आप जानते हैं बॉडमस के द्वारा, जो बॉडमस होता है उसमें क्या बोलता हो, बॉडमस में बोलता है पहले
कोष्टक के अंदर का सॉल्व करो, फिर आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे का आता है, फिर आप डिवाइड करें, सबसे पहले क्या करें भाग दें, फिर क्या करें गुणा करें, फिर जोड़ें और फिर घटाएं। तो अगर मैं भाग देता हूँ तो 18 में 9 का भाग देता हूँ तो 18 में 9 का भाग दूंगा तो ये तो 2 आ जाएगा। अंदर देखो कोष्टक के अंदर देखूंगा 2 का भाग 4 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 4 में 2 का भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और बाहर से कितना है, 5 है आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लेता हूँ, 10 में भाग देना है किसका, 4 का, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखूँगा 9 दूनी 18 आ जाएगा, नहीं 9 दूनी 18 नहीं, पहले भाग देना है। 3 का भाग 9 में दूंगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 का भाग 9 में दूंगा 3 3 9, और 3 के इंटू 2 से करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 दूनी 50, और यहाँ पे प्लस 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो 6 की अगर 2.5 से इंटू करता हूँ तो 15 आ जाता है। 50 और 15 कितना हो जाता है आपका 65 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 लिखा हुआ है, डिवाइड करना है, ये हो गया आपका 1/5 ऑफ 25, तो 1/5 गुणा 25 ये आ जाएगा, प्लस 3 गुणा 2, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। और ये भाग है और फिर भाग है और 55 और फिर ये इसने बंद कर रखा है, ठीक है। तो 121 आ जाएगा डिवाइड बाई, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5 और 3 दूनी 6 ये आ जाएगा, और डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 55 इस तरीके से इसे मैं बंद कर देता हूँ। फिर 121 आ जाएगा डिवाइड बाई, तो 6 और 5 11, तो 11, अब मैं भाग दूंगा 5 का और फिर भाग दूंगा किसका 55 का, तो ये कितना हो जाएगा, भाग दे दिया नीचे तो नीचे भी 55 आ गया, ठीक है। तो 11 पंजे 55 आ जाएगा, तो 121 भाग दिया गया तो कितना हो जाएगा 1/5 पंजे 25, ये 25 नीचे आ जाएगा। भाग को अगर गुणा में बदल देंगे तो ऊपर आ जाता है, तो 121 गुणा 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 5 25 से कम 25 और 5 30, तो आंसर कितना बन जाएगा 30 25। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा, अ ट्रेन रनिंग एट द 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द पोल इन द 30 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो बोल रहा है 60 किलोमीटर पर घंटे की ये स्पीड है इसकी, मतलब इसकी जो चाल है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर घंटे। पर आप देख रहे हैं आंसर मीटर में आ रहा है, तो मीटर में बदल देता हूँ। तो मीटर में बदलने का तरीका, मीटर पर सेकंड में बदलने का तरीका 5/18 से क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका किस में, मीटर पर सेकंड में। तो काटूंगा तो देखो 6 से काट दो, 6 3 18 और 6 से काट दो 6 10 आएंगे 60, तो ये आ जाएगा आपका कितना 10 पंजे 50, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई आपकी चाल आ गई। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि जो आपकी ट्रेन है वो क्रॉस करती है अपनी लंबाई के बराबर, अगर पोल वगैरह है जैसे पोल हो गया या फिर मैन हो गया, इनको क्रॉस करे तो उनकी तो कुछ अपनी लंबाई होती नहीं पोल की। किसके मामले में, ट्रेन के मामले में देखा जाएगा तो नगण्य मानी जाती है। तो क्या होता है कि जितनी भी आपकी क्या होती है लेंथ होती है, तो लेंथ अपनी लेंथ के बराबर क्या करता है वो क्रॉस करता है, ये आपने याद रखना है। तो लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे लेंथ मैं निकाल देता हूँ। तो लेंथ यानी कि मतलब जो लंबाई निकालनी है, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जितनी लेंथ बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम, ये आपका हो जाएगा। लेंथ बराबर ही होता है, मतलब आपका जो क्या होगी लंबाई जो होगी, लंबाई बराबर हो जाएगा आपका कितना, चाल गुणा समय, फॉर्मूले से। अब चाल हमने लिखी थी, चाल कितनी थी भाई, तो थी 50/3। समय कितना था, समय दे रखा है आपको कितना 30 सेकेंड, तो बस ये सॉल्व कर दे, 3 दशा की 30 और ये हो जाएगा आपका 500, किस में आ जाएगा, मीटर में आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू बसेज इज 11:9 इफ द सेकंड बस रन 270 किलोमीटर पर इन 15 आवर। देख लीजिए जो सेकंड बस है, सेकंड जो बस है मतलब दूसरी जो बस है उसकी जो स्पीड है, चाल है, वो बोल रहा है कितनी हो जाएगी, तो वो चल रही है 270 किलोमीटर कितने घंटे में, 15। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी 270 और 15 के देगा टाइम, तो भाग देता हूँ, तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15 कितना बचा 12 120 और 15 × 120, तो स्पीड आ गई दूसरी वाली ट्रेन कितनी 18 किलोमीटर पर आवर। ऊपर रेशियो दे रखा है, जो पहली बस है और जो दूसरी बस है उसकी स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना आपका 11:9। तो अब देख लीजिए ना, दूसरी वाली की तो मैंने स्पीड निकाल दिया 18, तो वहाँ पे 9 की वैल्यू कितनी 18 है, मतलब 2 गुनी है। तो पहले वाले की भी कितनी होगी, वो भी 2 गुनी होगी, 11 दूनी 22। तो पहले वाली जो बस है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर पर घंटे, ये आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है When A and B work together, they receive their wages in the ratio 3:5. If A alone can do the work in 20 days, in how much time will B do the work? अब देख लीजिए, वेगस बोलिए, वेगस मतलब क्या, वेतनमान, मजदूरी, या फिर एफिशिएंसी बोलिए। ये क्या होता है, एफिशिएंसी के बराबर होता है। एफिशिएंसी एक जैसी होती है, मतलब जो वेतनमान होता है वो किस आधार पर मिलता है, वो मिलता है आपको आपकी क्षमता के अनुसार। तो अगर देख लीजिए इनका, अगर मैं देखूंगा तो ए और बी का जो वेतनमान है वो कितना है, 3:5 है। तो मैं इसी को क्या मान लेता हूँ, इनकी एफिशिएंसी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी मैंने मान ली, कितनी है, 3 यूनिट मान ली मैंने, 3 यूनिट पर डे, कि 3 यूनिट काम करता है जी एक दिन में। और बी की ज़्यादा है तो बी कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट पर डे काम करता है। ठीक है, एक दिन में 5 यूनिट काम निपटा देता है। अब बोल रहा है कि अगर ए अकेले लगता है तो 20 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ यार टोटल वर्क, अगर मैं बोलूँ अगर टोटल वर्क अगर ए करेगा तो ए 20 दिन में काम कर रहा है तो 20 दिन काम करेगा, 3 यूनिट के हिसाब से करेगा तो 60 यूनिट टोटल काम हो जाएगा करने के लिए। ये आ गया टोटल काम। अब बोल रहा है बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर बी से काम करवाओगे, 60 यूनिट काम करवाओगे तो 5 के हिसाब से निपटाएगा। 5 के हिसाब से निपटाएगा तो 12 दिन में क्या करेगा, 12×5 = 60, 12 दिन में काम क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है both tap M and tap N can fill a tank in the 20/3 hours. If tap M opens only 4 hours and remaining tank fills by the tap N only 9 hours, how many hours to fill tank the tank by the tap N? तो लिखा हुआ है कि अगर M और N को एक साथ खोलो तो 20/3 घंटे में पानी भर देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अगर M + N कितने घंटे के लिए खोलूँ, 20/3 घंटे के लिए खोलूँ तो पानी भर जाएगा। और ये बोल रहा है कि अगर या तो ये कर लो या तो क्या कर लो, पहले M को खोल लो 4 घंटे के लिए। ठीक है, 4 घंटे के लिए M खोल दिया और बाकी के 9 घंटे के लिए किसको खोल दो, N को खोल दो, तब भी पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर देखेंगे 3 बटे में वहाँ इंटू में चल जाएगा, 20 के इंटू यहाँ पर कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 20M और प्लस 20N। 3 के इंटू करूँगा तो 4×3 12M और 3 के इंटू 9 से होगी तो 9×3 27N। ठीक है, अब देख लेते हैं, 12M इधर आएगा, 20 में से 12 गया कितना बचता है, 8M, और 20N उधर जाएगा तो 27 में से 20 जाता है तो कितना बचता है, 7N। तो अगर मैं M/N निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, M/N करूँगा तो 7/8 आ जाएगा। बस यही आपने मानना है कि M जो भर रहा है वो कितना भर रहा है, 7 लीटर पर घंटे के हिसाब से पानी भर रहा है, और N जो भर रहा है वो 8 लीटर पर घंटे के हिसाब से पानी भर रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए टोटल वर्क कितना था। टोटल वर्क ये या तो ये वाला मान लीजिए या तो ये वाला मान लीजिए। मैं चलो इस बार दूसरे, मैंने क्लास में दूसरे से कराया था, इस बार ये मान लेता हूँ। टोटल वर्क था आपका 4M + 9N। तो अगर मैं यहाँ पे M की वैल्यू कितनी रखूँ तो M कितना, 7 लीटर पर घंटे के साथ हो रहा है तो 7 चौको 28 लीटर भर देगा। और N कितना, 8 लीटर के साथ हो रहा है तो 9×8 72 लीटर के आसपास भर देगा। तो टंकी का जो साइज़ होगा, टोटल वर्क मतलब टंकी का जो साइज़, टोटल वर्क होता है कितना पानी भरा जा रहा है। तो टंकी का जो आप पानी भरा जाएगा, टंकी कितने लीटर की होगी तो हो जाएगी 8 और 2 10, 7 और 2 9, तो ये 100 लीटर की आपकी क्या आ गई, टंकी आ गई। 100 लीटर की टंकी आपकी। आगे बात समझ में। अब बोल रहा है कि अगर N अकेला खुले तो कितने घंटे भर देगा। देखो 100 लीटर भरना है N को और 8 के हिसाब से भरेगा, लिखा हुआ ना 8 लीटर पर घंटे के हिसाब से भरेगा। 100 लीटर भरना है, 100 लीटर भरना है और किसको भरना है, N को भरना है 8 लीटर पर घंटे के हिसाब से। 8 का भाग दे देता हूँ तो 8 × 8 2 20, 8 दूनी 16 और 8 × 40, तो कितने घंटे में भर देगा, 12.5 घंटे में टंकी N भर देगा। अगर वो M का पूछता ना, अगर वो मान लीजिए M का पूछता तो M भरता 100 लीटर और किस हिसाब से बढ़ता, 7 के हिसाब से बढ़ता, फिर तब आपने ये लिखना था। पर क्योंकि N का पूछ रहा है तो कितना है, 12.5 घंटे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा रेफर द बिलो डाटा टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है। क्यूमुलेटिव मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये 200 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर जनवरी का कितना आपका, जनवरी का आपका 200, तो मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं आसानी से कर देता हूँ। जनवरी को 200 है, ये फरवरी का 850 है। क्यूमुलेटिव मतलब होता है आपका संचयी। तो एक्चुअल में ये फरवरी का नहीं अकेले, ये क्या है, जनवरी फरवरी दोनों को मिला के 850 है। आगे बात समझ में, ये 850 के आपका जनवरी फरवरी को मिला के। उसी तरीके से जनवरी फरवरी और मार्च को मिला के 1450 है। फिर आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मिला के 1950 है। फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई को मिला के 2350 है, और सभी महीनों को मिला के जून तक 26 होता है। तो ठीक है, मैं अलग अलग निकाल देता हूँ। अगर जनवरी में 200 है तो फरवरी में कितना हो जाएगा, तो 850 में से 200 घटा देता हूँ तो फरवरी का मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे, तो ये मिल जाएगा 650 ना, 650 और 200 कितना, 850। देखो ये आ गया फरवरी का। मार्च का निकालना तो 1450 में से 850 घटा देता हूँ
तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 7 8 7 नहीं 8 और 6 14 ना, तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, ये भी 600 आ रहा है आपका। ठीक है, 8 और 6 14। अच्छा अगर मार्च का देखना है तो 1950 में से 1450 घटा दूंगा तो 14 और 5 19, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 500। तो ये किस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फरवरी का है, ये मार्च का है और ये अप्रैल का आ गया। अच्छा अगर मई का निकालना है तो सभी को घटा देता हूँ, अप्रैल तक का घटा देता हूँ तो मई का मिल जाएगा। 2350 में से 1950 घटाऊंगा तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा ना। ठीक है, ये 400 किसका आ गया? आपका मई का आ गया। और जून का निकालना है तो 2600 में से 2350 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ये किसका आ गया आपका? बाकी महीनों का घटा देंगे ना, मई तक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? जून का अकेला आ जाएगा। तो ये किसका आ गया? जून का आ गया आपका। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मेनी कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ द मे एंड जून। तो मई और जून में टोटल कितने? तो मई और जून में देखेंगे तो मई में कितना आपका 400 है और जून में कितना 250 है, तो कितना हो जाएगा? 650 कार क्या होंगी? प्रोड्यूस होंगी। तो आंसर बन जाएगा आपका पहला। ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो PDF है मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपका क्या पड़ जाएगा, इसका वीडियो पड़ जाएगा हैंड रिटन। और यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे जाके आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।